इसे पॉपुलर नहीं बदनाम कहते हैं। चले यही से दूसरा स्टार्ट कर देते हैं ना। वर्ड ऑफ लिविंग पे जाओगे, चैप्टर 6 हेरिडिटी, इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ध्यान देखें, आपका हेरिडिटी से स्टार्ट करेंगे। और हेरिडिटी मैंने आपसे कहा था कि हर जो आपकी कोई भी स्पीशीज़ है उसके कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टर होते हैं और उन्हीं से आप देखेंगे वो स्पीशीज़ पहचानी जाती है। और स्पीशीज़ का मतलब बताऊं, जैसे मान चले डॉग्स, फिर आप देखेंगे डॉग्स में भी तमाम सारी स्पीशीज़ होंगी। मान चले जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, एक अपन कहते हैं बिल्कुल इंडियन देसी, और भी तुम्हें जो याद हो बुलडॉग, पामेरियन, हस्की। चलो बढ़िया, क्या तुमने ध्यान दिया? अगर ये 5 खड़े हो और आपको इनके बारे में जानकारी है, और चलो नहीं जानकारी हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ये अलग अलग ब्रीड के हैं। नाम नहीं मालूम होगा भैया ये कौन सा है, और मैंने कहा 5 को देख के आपको ये समझ में आएगा कि ये 5 अलग अलग ब्रीड्स हैं। और अलग अलग ब्रीड से क्यों क्यों नज़र आ रहे हैं, ध्यान दिया है? यही जो हम बात कर रहे थे, किसी भी स्पीशीज़ के सेट ऑफ कैरेक्टर होंगे। पूंछ ऐसी होगी, कान ऐसे होंगे, बाल ऐसे होंगे, फेस शेप ऐसा होगा। और ये कैरेक्टर्स हैं कैसे, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बराबर ट्रांसफ़र होते हैं। तो यही फिनोमेना कि आखिरकार एक कैरेक्टर कैसे बने रहते हैं। पहले तो ये सवाल बना कि आखिरकार एक कैरेक्टर एक जैसे कैसे बने रहते हैं। जब आपसे कहता पपीते के पेड़ पे पपीता लगेगा और आम पे आम, पपीते पे आम क्यों नहीं लगता, कभी मुझ पे भी आम लगे, है ना? तो ये पॉसिबल नहीं है। जो मैंने कहा था, एक जो स्पीशीज़ है उसके कैरेक्टर्स ध्यान देखना चेंज नहीं होंगे। नंबर 1 वही बने रहेंगे पहला। तो कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, दैट्स द क्वेश्चन। और दूसरा सवाल एक बनता है, कभी कभी ये चेंज भी होते हैं, तो फिर वेरिएशंस कैसे आते हैं। तो हेरिडिटी इन्हीं सारी संभावनाओं पे विचार करती है। हेरिडिटी और जेनेटिक्स का लेना देना ऐसी चीज़ से है, हाउ द कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग्स, दैट मीन्स फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन टू द सेकेंड जनरेशन, नंबर फर्स्ट, एंड व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज ऑफ वेरिएशंस। कभी कभार जो हमें इनमें चेंज देखने को मिलते हैं, वो चेंजेस कहाँ से आते हैं। तो ये पूरा टॉपिक हेरिडिटी के अंडर में आता है। क्या है, मेरी बात क्लियर हो जाती है? तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ना देखना, यहाँ बताएगा एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म possesses a set of character by which it can be identified, जिससे आप इसको पहचान सकते हैं। जो भी मैं डॉग का एग्जांपल दे रहा था, जैसे मेरा डॉग आपने देखा है, अब मुझे लगता है इससे मिलता जुलता कोई भी डॉग आपको दिखेगा, आप पहचान सकते हैं जर्मन शेफर्ड है, ठीक है ना? विशाल के यहाँ चले जाओ तो उसके यहाँ 2-4 बार जाने बाद में समझ में आएगा ये जो डॉग है लेब्रा है। तो आप कहीं दिखेगा तो आप पहचान जाएंगे। कैसे पहचान रहे होगे, समझ में आ रहा है? वो इन्हीं कैरेक्टर्स की वजह से, बालों का डिज़ाइन, फेस का डिज़ाइन, पूंछ, हेल्थ, हाइट, इसी से पहचानोगे ना। तो ये जो आपके कैरेक्टर हैं, आप देखना, ये हेरिडिटी कैरेक्टर कहलाते हैं। जेनेटिक्स क्या होगी? यही स्टडी है, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड, जो भी मैं बात कर रहा था कि कैरेक्टर्स कई बार बदलते भी हैं, तो जो बदलाव हैं वो कहाँ से आए उसकी बात करेंगे। मॉडर्न जेनेटिक्स इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स का मतलब याद है, जीन्स ध्यान देखना, वो आपकी यूनिट मानी जाती है जो एक मदर फादर से या एक पेरेंट से जो अगली जनरेशन है उसको, जो आप ध्यान देखना, ये जानकारियाँ ट्रांसफ़र होती हैं, कैरेक्टर ट्रांसफर्स होते हैं, वो किस यूनिट के तौर पे माने जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जीन। क्या है, मेरी बात क्लियर है? और इस जीन का रिलेशन होता है डीएनए से। ये हम लास्ट ईयर भी जब सेल पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा न्यूक्लियस होता था, और आपसे कहा जाता था न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोजोम, क्रोमोजोम में होता है डीएनए। और डीएनए क्या होता है? इस सेल के स्ट्रक्चर की सारी जानकारी ये अपने आप में कोडेड होती है, ये माने चलें उसमें लिखी होती है, ऐसा सिंपल भाषा में माने चलते हैं, उसमें लिखी होती है। तो जब अगली सेल बनेगी, क्रोमोसोम के साथ एक चीज़ महान बात बताई थी, क्रोमोसोम नॉर्मल न्यूक्लियस में नहीं दिखते, लेकिन जब न्यूक्लियस डिवाइड होने वाला होता है, मतलब समझ में आ रहा है, एक सेल से डॉटर सेल आने वाली होगी, उस समय आपके क्रोमोसोम अपीयर होते हैं, बिल्कुल साफ साफ देखे जा सकते हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है? जो कहानियाँ लिखी थी इस सेल ने, वो अगली सेल को ट्रांसफ़र कर रही होती है, बोले तुम्हें मेरे जैसा बनना है। और इसलिए सेल के लिए वर्ड आता है रिप्लिकेट। रिप्लिकेट मतलब एक सेल जैसी ही तमाम सारी सेल, सिंपल भाषा में बोल दूँ, इलेक्ट्रोस्टैट होती जाती हैं। ये क्लियर हो जाते हैं कहानी। अब जब हम जाएंगे, क्या कह रहा है? जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ
हेरेडिटी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होने की यूनिट क्या है? जीन्स है। दैट कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिम्स, और यही ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब समझ में आ रहा है? अगर अपन आदमियों की बात करें, नाक कैसी है, आँख का रंग कैसा है, कान बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे हैं, बाल स्ट्रेट है, करली है, एट्सेट्रा। हाइट क्या है, तो मेरी बात क्लियर हो रही है? सारी चीज़ें जो कंट्रोल करेंगे वो कौन होंगे? जीन्स। क्या कर रहा है? जेनेटिसिस इन्वेस्टिंग, क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? हाउ दीज जीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू द नेक्स्ट। अब हम जेनेटिक्स में यही पता लगाएंगे कि आखिरकार ये जीन एक से दूसरी जनरेशन में चले कैसे जाते हैं। और दूसरा सवाल था, जाने के बाद उनका रिजल्ट क्या आता है। दोनों बातों में हम चर्चा करेंगे। फ्रॉम व्हाट देयर स्ट्रक्चर एंड हाउ दे फंक्शन, किस तरह से वो काम करते हैं टू डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे आपको याद होगा, चूंकि आप ये चैप्टर एक बार पढ़ चुके हैं, मैंने आपसे कहा था एक टॉल और एक ड्वार्फ प्लांट हमने एक साथ लगाए थे। पेरेंट टॉल ड्वार्फ थे, जो उनकी अगली जनरेशन आई वो टॉल थी। अब इसका मतलब ये कैरेक्टर कैसे आगे ट्रांसफर हुए, और उस बात सबसे खास बात, इन्होंने कैसे वर्क किया, इस सब की स्टडी आप जेनेटिक्स में करते हुए जाते हैं। इसीलिए आपको हेरिडिटी की डेफिनेशन मिल जाती है। क्या मिल जाती है? हेरिडिटी इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। मुझे लग रहा है साफ समझ में आ रहा होगा। वो प्रोसेस कि आपके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जा रहे हैं, या आप कह देंगे ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू दी सक्सेसिव जनरेशन। तो ये लाइन बिल्कुल क्लियर होती है, हाँ ना बताएं। अगर कोई पूछता है व्हाट इज हेरिडिटी, तो आप इसे आराम से डिफाइन कर सकते हैं। बढ़िया। नेक्स्ट एक चलिएगा, द कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन आर कॉल्ड हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्चुअली हेरिडिटी कैरेक्टर्स के अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो इसमें कहीं है क्या? बिल्कुल ऐसी शीट में वो कहलाती हैं एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इन दोनों में क्या अंतर है? जो एक जनरेशन से दूसरे में जाएंगे वो हेरिडिटरी होंगी, जो नहीं जाएंगी वो इनहेरिडिटरी होंगी। और इनहेरिडिटरी को ही हम एक्वायर्ड कहते हैं। एक्वायर्ड मतलब प्राप्त करना, जो हमने आसपास के वातावरण से प्राप्त किए हैं। फॉर एग्जाम्पल हेरिडिटरी क्या है? हेरिडिटरी है, जो मैं कह रहा था, आपकी आंखों का रंग, आपकी हाइट, आपके कानों का डिज़ाइन, आपकी नाक का डिज़ाइन, ये सब कैसे हैं? ये हेरिडिटरी हैं। ये किस पे डिपेंड करेंगे? आपके मदर और फादर पे। लेकिन आपको न्यूट्रिशन के चैप्टर याद है या नहीं? ये भी मम्मी पापा पे डिपेंड करता है। अगर मम्मी पापा तुम्हारे ऊपर जो है एक विशेष अस्त्र का इस्तेमाल रेगुलरली करते रहते हैं तो तुम्हें जल्दी याद होता है, ऐसा नहीं है ना? उसको अपन दंडास्त्र के नाम से जानते हैं। जब वो पीठ पे बजता है तो एकदम आदमी की कुंडलिनी जागृत हो जाती है। इसलिए मैंने कहा आपको भैया, आपका जो है ज्ञान में क्या परफॉर्मेंस है। मान के चले आप बॉक्सिंग सीख रहे हैं, कोई डांस सीख रहा है, कोई हमने कहा गाना सीख रहा है, क्या ध्यान दिया है? तो ये हेरिडिटरी नहीं है। समझ में बात आ गई? कोई एक एथलीट है तो कोई जरूरी नहीं कि उसका बच्चा जो है वो भी पैदाइशी एथलीट हो। नहीं तो अगर ऐसा हुआ करता तो फिर तो स्पोर्ट्स 2-4 घरों में ही सिमट गए होते, नहीं सिमट गए होते। अभी लास्ट ईयर पिछले दिनों में अगर पेपर पढ़ा होगा तो सचिन तेंदुलकर का जो बेटा है अर्जुन तेंदुलकर, उसको मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में लिया है। तमाम सारे लोगों ने तमाम सारे कमेंट किए हैं। रोनाल्डो का भी बेटा वो। हाँ। तो फिर क्या समझ में आ रहा है? अगर ऐसे ही होता है, एग्जैक्ट हेरिडिटरी होता कहीं गोल पे, मैंने कहा फुटबॉल या आपका क्रिकेट, तो बाकियों में तो चांस ही खत्म हो गए होते। 11 लोगों की टीम, अगली बार 11 की जगह 12 खड़े होते। नहीं, किसी के 2 भी तो हो सकते हैं बेटे, जरूर थोड़ी सबके एक ही एक। इसलिए मैंने कहा क्या कह रहा है? पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन जो पास होते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या इंक्लूड करते हैं? जो आपसे कहता है हाइट, स्किन कलर, हेयर कलर, शेप ऑफ द फेस, ईयर्स, नोज, माउथ, ब्लड टाइप एंड ऑल दी अदर कैरेक्टर्स जो आपके पेरेंट्स आपको देते हैं। और आप में कब डेवलप होते हैं? जब एक चाइल्ड डेवलप होता है फ्रॉम ए फर्टिलाइज्ड एग। तो जो क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम जो आपके प्रॉपर्टीज लेके आए हैं वो ये हेरिडिटरी है। इन हेरिडिटरी कौन से हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स विच पीपल एक्वायर ड्यूरिंग देयर लाइव्स लाइक नॉलेज, स्किल्स एंड स्कार्स।
दुख, घाव, चोटें। समझ में आ गया? आर कॉल्ड एक्वायर्ड डेवलपमेंट ऑफ मसल्स इन एन एथलीट एनदर सच कैरेक्टर। किसी ने एथलीट की मसल्स डेवलप हैं तो ये कोई पहलवान है तो एक ऐसा कैरेक्टर है एक्वायर्ड। देन जाएंगे सच कैरेक्टर्स आर नॉट पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, दैट इज दीज आर नॉन हेरिटेबल या इनहेरिटेबल कहलाते हैं। अब इसमें किसी को कोई शंका है, गुंजाइश? हेरिडिटी और जेनेटिक्स में डिफरेंस हेरिडिटी और जेनेटिक्स में बहुत छोटा सा फर्क है, खास फर्क नहीं है। पहले हेरिडिटी होती थी, बाद में टोटल जेनेटिक्स कहलाती है। जेनेटिक्स मतलब सब कुछ, हेरिडिटी केवल इतना देखती है कि हमारे कैरेक्टर हमारे बेटे में कैसे आए। समझ में आ रहा है? और जेनेटिक्स सारी चीज़ें कवर करती है, कैसे आए, अलावा इसके जो नहीं आए वो क्यों नहीं आए, और बाकी इनमें वेरिएशन कैसे हुआ। हेरिडिटी केवल इस पर डिपेंड करेगी, जो टॉल एंड ड्वार्फ थे तो टॉल एंड ड्वार्फी में क्या हुआ। जेनेटिक्स ये भी कवर करेगी कि एनवायरनमेंट की वजह से क्या चेंज हुआ, म्यूटेशन की वजह से क्या चेंज हुआ। तो जीन्स में होने वाला बदलाव जेनेटिक्स पूरा कवर करती है कि क्या हम इन्हें आर्टिफिशियली भी बदल सकते हैं। जैसे भी आप फसलों के बारे में अगर थोड़ा बहुत अखबार पढ़ें तो आपके यहाँ जो हम कहते हैं तमाम सारी फसलें ऐसी हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड आती हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब समझ में आ रहा है? जैसे तो एक सिंपल एग्जाम्पल होता है ना, हमारे यहाँ नींबू का पेड़ है, सबने देखा है नींबू, और हर आदमी जो देखता है उसका पहला सवाल ये होता है संतरा है। और एक इंटरेस्टिंग बात है, इतने बड़े इस नींबू में तो पूरा काट के उसको निचोड़ दो, उसमें एक भी बीज नहीं निकलता, नॉट अ सिंगल सीड। तो समझ में आ रहा है ये क्या है? ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका है। नहीं आया समझ में? जबकि एक्चुअल नींबू क्या है, जिसमें चाहे नींबू उठाना, चाहे संतरा उठाना, चाहे मौसमी, यानी उस पूरी फैमिली की, पूरे खानदान की बात कर रहा हूँ, चाचा ताऊ मौसा सबकी यही होते हैं ना, चाचा ताऊ मौसा, संतरा, मौसमी, ये मौसी में गिनी जाएगी, है ना। नींबू ये छोटे वाले चाचा होंगे, कागजी नींबू ये ताऊ जी होंगे, बड़े होते हैं थोड़े। इन सब में बीज निकलते हैं कि नहीं निकलते? सब ने खाए होंगे, इसमें नहीं निकलेगा। तो ये क्या है, ये अब ये जेनेटिक्स आ गई यहाँ से कि हेरिडिटी ये थी कि नींबू में नींबू ही लग रहा है, पीले नींबू लगेंगे, हरे, या पीले और हरे दो क्रॉस हो गए तो अगला क्या होगा, यानी ये सिर्फ। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब किसी भी कारण से, चाहे आपने मॉडिफाई किया आर्टिफिशियली, चाहे नेचुरल मॉडिफाई हो गए, उन पे भी हम वेरिएशंस पे बात करेंगे। ये पूरा टॉपिक फिर जेनेटिक्स में, जेनेटिक्स बहुत बड़ा ब्रांच हो गई जो इन सारी चीज़ों में डिस्कस करेगी। ठीक, तो हेरिटेबल और इनहेरिटेबल आपको समझ में आ गए थे। अब हम बात करेंगे वेरिएशंस की। वेरिएशंस क्या कहेंगे आपसे, जो आपके, जैसे हमने कहा ह्यूमन बॉडी, ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं। बच्चे जो है ध्यान देखना, उनको कैरेक्टर्स कहाँ से मिलते हैं, माता पिता से। तो एक सवाल आता है आपसे, कहा जाएगा जो बच्चे हैं दे रिसेंबल देयर पेरेंट्स। रिसेंबल मतलब उनसे मिलते जुलते हैं, बट दे आर नॉट द फोटो कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। ये भी नहीं होता, तो यानी कहीं ना कहीं आ तो रहे हैं कैरेक्टर, पर कैरेक्टर्स में कुछ झोल झाल भी है ना, थोड़ा गड़बड़ इधर के उधर हो जाते हैं। तो इधर के उधर के कहाँ से हो गए, तो ये फिर टॉपिक क्या आता है, ये आता है वेरिएशन। तो देखें ध्यान से, वेरिएशन आपसे क्या कहता है, चिल्ड्रन ओनली रिसेंबल देयर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से केवल रिसेंबल करते हैं। रिसेंबल माने समझ में आता है, मैच करना। आइडेंटिकल नहीं होते। आइडेंटिकल मीन्स एकदम सेम, हूबहू। सही शब्द आपने इस्तेमाल किया। दे आर नॉट आइडेंटिकल, दैट इज दे शो डिफरेंसेस, कहीं ना कहीं डिफरेंस देते हैं। दीज डिफरेंसेस और डिसिमिलरिटीज बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रन और इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज। इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज, जैसे हम सब जो है कौन सी स्पीशीज में आते हैं, देखो मैं तो आदमियों में आता हूँ, तुम मंकी से अभी डेवलपमेंट के स्टेज में हो, 4-5 साल बाद तुम भी आदमियों में गिनने जाओगे। बाकी तुम्हारी हरकतें अभी जो है वही बता रही हैं। है कि नहीं? तो क्या है, ध्यान दिया, एक ही स्पीशीज के सारे लोग बैठे हैं ना, और कितने वेरिएशंस होंगे, कलर वाइज, बालों की डिज़ाइन वाइज, हाइट वाइज, लंबे चौड़े, मोटे दुबले, हर तरह के, ऑल द वेराइटीज जो मैंने कहा आर पॉसिबल। तो ये क्या होगा, ये कह रहा है इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज, यही कहलाता है। और सबसे कम वेरिएशन कहाँ के मनुष्यों में होता है बताओ? चाइना के।
अब सही बोले, सही कह रहा हूँ ना? कैरेक्टर्स उतने ही है ना, कैरेक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सीधी बात, कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन जितना ज़्यादा बनेगा वेरिएशन उतने ज़्यादा हो जाएंगे। हैं? नहीं, वहाँ आपने ध्यान नहीं दिया होगा, वहाँ आपको अंतर देखेगा। वहाँ कलर सेम होता है लेकिन वो थोड़ा फेस स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिखेंगे आपको। इधर आपको ज़रा कम मिलेगा, मतलब यहाँ बहुत सारे खड़े हुए हैं तो आप थोड़ा कंफ्यूजन हो जाओगे, 4-5 तो एक जैसे ही लग रहे हैं। ठीक है ना? चले खैर, ये कह रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म शो डिफरेंस इन एवरी कैरेक्टर, हर कैरेक्टर में डिफरेंस मिलेंगे। चाहे बालों का रंग ले लो, चाहे आँख का रंग ले लो, चाहे स्किन का ले लो, चाहे दांत ले लो, चाहे नाक ले लो, सब में तुम्हें कहीं ना कहीं डिफरेंस नज़र आते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? द डिफरेंसेस एग्जिबिटेड बाय इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज एंड ऑल्सो बाय द ऑफ स्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट। इंडिविजुअल्स में तो होंगे ही होंगे, और सेम पेरेंट की जो ऑफ स्प्रिंग है उनमें भी होंगे। वही आपके लिए क्या कहलाते हैं? वही कहलाते हैं वेरिएशन। तो क्या है, सबको समझ में आ गया है, हाँ या ना? जैसे एग्जांपल दिया है, मैं मनुष्यों के उदाहरण दे रहा था, इसने दिया है प्लांट हाइट टॉल होते हैं, ड्वार्फ होते हैं, मिडिल के होते हैं। पौधा एक ही चीज़ का पौधा, मटर का ही ले लो, जो एग्जांपल पढ़ोगे 6 फीट का हो सकता है, 3 फीट का हो सकता है, और जो अपन पढ़ रहे ड्वार्फ वो 15 से 20 सेंटीमीटर का हो सकता है। तो इसका मतलब बहुत वेरिएशन है। द सिग्निफिकेंस ऑफ ए वेरिएशन शोज अप ओनली इफ इट कंटिन्यूज टू बी इनहेरिटेड बाय द ऑफस्प्रिंग फॉर सेवरल जनरेशन। किसी भी वेरिएशन का सिग्निफिकेंस, महत्व कब रह जाता है? जब वो कम से कम 2, 4, 6 जनरेशन तक चलता हुआ गया हो। क्या है, मेरी बात समझ में आ रहा है? इफ इट कंटिन्यूज टू बी इनहेरिटेड बाय द ऑफस्प्रिंग फॉर, तो यह वेरिएशन तभी तो दिखेगा, वेरिएशन दिखेगा तभी जब कम से कम 2-4 पीढ़ियों तक वो चलता हुआ जाए, तब आपको नजर आएगा कि ये लोग कुछ अलग है। समझ में आ रहा है? अब एक नेक्स्ट जाएंगे आप, टाइप्स ऑफ वेरिएशन, बहुत ध्यान से पढ़ना। टाइप्स ऑफ वेरिएशन कौन से होंगे ध्यान देखना। एक तो जो नेचर ऑफ सेल्स पे डिफेक्ट करते हैं उसके बेसिस पे हम देखेंगे, और एक बार फिर हम देखेंगे स्मॉल वेरिएशन या लार्ज वेरिएशन। फिर लार्ज वेरिएशन एवोल्यूशन कहलाने लगेंगे, उन पे भी बात करूँगा। वेरिएशन जो होते होते हम पहले अंतरों पे जा रहे थे, पर बदलाव पे बात कर देंगे। सबसे पहले देखें, नेचर ऑफ सेल्स के बेस पे आप 2 तरह के पढ़ते हैं। एक कहलाते हैं एक्वायर्ड वेरिएशंस। एक्वायर्ड मतलब अभी एग्जांपल दिया था मैंने, जो बाहर से एनवायरनमेंट वगैरह की वजह से होंगे। आप धूप में और आप काले हो जाएं, अगर आप धूप में रहने की वजह से लगातार काले हो जाते हो तो ये कैसा वेरिएशन है? ये एक्वायर्ड। और जर्मिनल वेरिएशन, जर्मिनल माने मालूम होगा जर्म, जर्म वर्ड इस्तेमाल किया जाता है आपकी सेल्स के लिए। जैसे मैं आप बताऊँ, एक वर्ड आता था जर्मिनेशन ऑफ सीड। हाँ, जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड में से पूंछ निकलना। हाँ, अंकुर। अब आप बिल्कुल सही हैं, वो पूंछ नहीं निकलती, वो क्या निकलता है? अंकुर, स्प्राउट। आगे याद, यानी कहा जाए बेबी प्लांट, दैट इज़ द एक्चुअल वर्ड। मिल गया? तो क्या आपने ध्यान दिया है? जर्मिनल वेरिएशन का मतलब ये सेल स्ट्रक्चर में जो बदलाव हो जाएगा। जो मैंने कहा था, अगर आप इसलिए काले हैं कि आप धूप में टहल रहे हो और फिर आ जाता है, तो ये कौन सा है? एक्वायर्ड है। लेकिन अगर कोई अफ्रीकन है तो उसके लिए वेरिएशन कैसा है? उसके लिए वेरिएशन जर्मिनल है। अंतर समझ में आता है? तो आओ बात करते हैं हम हल्का सा। सबसे पहले बात करेंगे सोमेटिक वेरिएशन। सोमेटिक मतलब ये उसका टेक्निकल नेम है, सोमेटिक वेरिएशन। क्या कहेगा? दीज वेरिएशंस आर नॉन इनहेरिटेबल। अभी बात कर रहे थे एक्वायर्ड, मैंने कहा था एथलीट की मसल्स हो, आपका ज्ञान हो, या धूप में घूम घूम के आप काले हो गए हो, ये कैसे हैं? ये एक्वायर्ड है, ये आपके नॉन हेरिटेबल है, ये अगली जनरेशन में नहीं जाएंगे। ठीक। एंड अफेक्ट द सोमेटिक सेल्स, दे आर एक्वायर्ड बाय द इंडिविजुअल ड्यूरिंग द, ये कोई आदमी अपने पूरे जीवन भर में इन्हीं को तो कमाता है, फैक्ट है। Hence, these are also called acquired variation. These are produced by 3 kinds of factor. 3 तरह के फैक्टर होंगे। कौन कौन से? Environment, use and disuse. Environment, use और disuse का मतलब समझ में आ रहा होगा। कुछ तो environment का असर पड़ेगा,
आप जिस एनवायरनमेंट में हो उसके वजह से कहीं ना कहीं बॉडी पे असर दिखते हैं। जैसे मैं धूप का एग्जांपल दे रहा था, या ठंडी जगह में चले जाओ, ऐसी जगह जहाँ छाया जाए रहती हो तो आदमी का कलर हल्का सा फेयर हो जाएगा। और भी कई तरीके से वैसे वेरिएशन, अगर कोई ध्यान से देखना, हम कहते हैं वो पहाड़ी रेतीले इलाकों में, पहाड़ या वैसे इलाकों में काम कर रहा है, उसके पैरों की खाल देखना मोटी और हार्ड हो जाएगी। बस ये 2 दिन में नहीं होगी, ये एक्वायर्ड है, साल 2 साल में 6 महीने में चेंज आएगा। लेकिन ये कैसा है एक्वायर्ड। यूज़ ऑफ ऑर्गन, यूज़ क्या है, आपकी बॉडी के मसल्स, आप रोज़ इनका इस्तेमाल, या छोड़ो तुम मसल जिम की बात, क्या अगर मजदूर देख लो, कोई मजदूर होगा उसकी मसल्स अपने आप बन जाएंगी। क्यों बन जाएंगी? उस ऑर्गन को यूज़ कर रहा है। तो यूज़, डिसयूज़ या एनवायरनमेंट से चीज़ें मिलेंगी। जैसे एग्जांपल उसने दिया मस्कुलर बॉडी ऑफ द रेसलर, यूज़ ऑफ मसल, बियर्ड एंड कॉन्शियस एफर्ट, दाढ़ी आपने रख ली है, मूछें निकाल ली है, या कुकुर मुत्ते वाले बाल उगा लिए हैं। हाँ वो भी उगाते हैं, कहीं अपने बैच में ऐसा कोई है नहीं। तो वैसे ही मैं आदमी को पढ़ाता नहीं, वैसे ही भगा देता हूँ शक्ल देख के, मेरी सुबह सुबह दिखेगा टाइम। ऐसी सब चीज़ें आप देखना, ये सब क्या है, कॉन्शियस एफर्ट है, इनसे आप कर सकते हैं। ठीक, कॉन्शियस एफर्ट में एक और बता देता हूँ। अफ्रीका की जो महिलाएं हैं, तो आप ध्यान देखेंगे गले में वो हाथी दांत का वो छल्ला पहनती हैं, और इसलिए आप देखेगा उनकी गर्दन जो है वो लंबी हो जाती है। लेकिन ये लंबी गर्दन वो करती हैं, होती नहीं है। बचपन से क्या होता है कि हाथी दांत के छल्ले पहना देते हैं, क्या जेवर के तौर पे पहना जाता है, फैशन है वहाँ का। जैसे जैसे करोगे छल्ले धीरे धीरे बढ़ाते आते हैं, तो गर्दन क्या होगी, धीरे धीरे अपने आप लंबी होती आती है। ये जो है ये कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा। कभी अफ्रीकन महिलाओं के फ़ोटो देखोगे, देखेंगे कई सारी रिंग्स गले में पहनी हुई। ये क्या है, कॉन्शियस एफर्ट है। समझ आ रहा? अब बेसिस ये आपकी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बेस आगे जाके होंगे। आगे पढ़ते हैं जर्मिनल। जर्मिनल कौन से कहलाएंगे? दीज वेरिएशंस अफेक्ट दी जर्म सेल्स। जर्म सेल्स मतलब जो आपके गैमेट्स हैं वो जर्म सेल्स कहलाते हैं। जर्मिनेशन कह रहा था ना, जिनसे बेबी प्लांट निकलता है, तो जिनसे आगे का एंड आर हेरिटेबल। ये कैसे होंगे? अगली जनरेशन में जाएंगे। These are produced by new combination of characters. न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ कैरेक्टर एक गैमेट से मदर साइड से आएंगे, कुछ कैरेक्टर एक गैमेट फादर साइड से आएगा। तो अब इन दोनों का जो भी कॉम्बिनेशन बने, तो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, क्रॉसिंग ओवर, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ध्यान रखना, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये आपकी कैसी है? ये नेचुरल इवेंट है। जैसे मैं कहा था ये जेनेटिक्स में आने लगा। क्रोमोसोम मॉडिफाई हो गए अपने आप ही, और हो भी सकते हैं टाइम के साथ। देन रेडिएशंस, किसी आप रेडिएशन के टच में आ गए हो, या केमिकल्स की वजह से सेल्स चेंज हो गए हो। जैसे किसी दिन कोई पूछ रहा था कैंसर का, मैंने उसमें बताया था कैंसर या इससे केमिकल से क्या होता है, कई बार सेल्स के डीएनए चेंज हो जाते हैं। तो बॉडी में अगर नई सेल्स बनना शुरू हो गई और उन्होंने अपनी कॉलोनी बना ली, तो वो समझ में आ रहा है क्या होगा? वो फिर कैंसर का ट्यूमर कहलाने लगेगा। तो ये समझ में आ रहा होगा, रेडिएशन से या केमिकल से चीज़ें चेंज हो सकती हैं। जैसे आप याद देखना, हीमोफोलिया, ब्लड ग्रुप्स, कलर ब्लाइंडनेस, बाल्डनेस, ये सब आपके कैसे हैं? आई कलर, ये अगली जनरेशन्स में जाते हैं। कोई इसमें दे समस्या? नेक्स्ट आप जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन छोटा है कि बड़ा है, उसके हिसाब से कौन से होंगे? कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। स्मॉल और लार्ज में जाते हैं। कंटिन्यूअस वेरिएशंस कौन से कहलाएंगे? जो छोटे छोटे वेरिएशन होते हैं। इनडिस्टिंक्ट डिफरेंसेस फ्रॉम द नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन से जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। जैसे अपन सब में वेरिएशंस हैं, लेकिन हम में जो वेरिएशन है, तो ध्यान दिया, नॉर्मल कंडीशन से थोड़े बहुत वेरिएशन है। अभी एक जो है अपन गोरिल्ला खड़ा करें, गोरिल्ला हमारे परदादा होते, ये वाली क्या बात है? ये और हंस रही है, इज्जत नहीं कर रहे अपने पूर्वजों की यार। नहीं होते क्या? फिर समझ में आ रहा है? हम सब में जो वेरिएशन है वो एवरेज है, इनडिस्टिंक्ट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बहुत अंतर होता है हम सब में।
लेकिन उससे और हम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो लार्ज स्केल है जो ध्यान देखना एवोल्यूशन कहलाता है। जैसे आप कहते हैं बंदर से आदमी की यात्रा, तो यही है। आप समझ में आ रहा है? कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस अंतर देखेगा। क्या कह रहा है? इन डिफरेंसेस फ्रॉम द नॉर्मल कंडीशंस आर कॉल्ड फ्लक्चुएशंस। छोटे मोटे जो चेंज हैं, कभी मोटे हो गए कभी पतले हो गए, ये सब क्या है? दीज आर नॉट स्टेबल एंड नॉन हेरिटेबल। समझ में आ गई मेरी बात? ये भी दो टाइप के होंगे। कौन से दो टाइप के होंगे? जैसे सब्सटेंसिव कौन से होंगे? जिनसे आपके साइज, वेट, कलर, स्किन कलर, हाइट, इन सब में चेंज हो। नॉर्मल चेंज में हाइट बड़ी छोटी, स्किन कलर हल्का सा डार्क, हल्का सा फेयर, ऐसा कोई बहुत भयानक चेंज कहीं से कहीं तक नहीं है। दूसरे कौन से होंगे? ध्यान देखना, मेरिस्टिक। मेरिस्टिक कौन से होंगे? जिनमें याद रखना, मेरिस्टिक वो होंगे जिनमें आपकी बॉडी का कोई पार्ट बदल जाता है। बॉडी का पार्ट बदलने का मैं सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आदमी का 6 उंगलियों वाला होना। हाँ, ऋतिक रोशन को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल बढ़िया है, सब जानते हैं उसे। कईयों ने देखा होगा, नहीं देखा ऋतिक रोशन को? देखा है ना रे? तुमने कब नहीं देखा? वो बोली लाइफ टू लाइफ देखा। नहीं ऐसे नहीं देखा। अच्छा, ऐसे नहीं देखा तो फिर क्या देखा? टीवी में देखा। हाँ, टीवी में सबने देखा। और तुम्हें क्या लग रहा है जिनको इसके रिश्तेदार हैं? हाँ, ऐसे तारीफ मैं करूँगा, तुम टीवी देख पाए जिग कौन से रिश्तेदार है? चाय पी के आए होंगे उसके। चले, हाँ, नहीं तो उसने वहाँ दिखाई हो चाय के दौरान थे, कोई मेरी छवि इनने भी देखा हो। हाँ, लगी तो है, बोले खींच के देखियो कहीं ऐसा ना बाद में चिपकाइए। चले, मेरिस्टिक आपके कौन से होंगे? सच वेरिएशंस अफेक्ट चेंज इन सर्टेन पार्ट ऑफ, लेंगे पार्ट में चेंज है, चेंज इन नंबर ऑफ सेगमेंट्स ऑफ अर्थवर्म के नंबर ऑफ सेगमेंट में चेंज है। 5 सेगमेंट हो, 6 या 4 सेगमेंट का हो। क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ आर्म्स ऑफ ए स्टारफिश। स्टारफिश का तो फोटो कभी हम सबने देखा होगा, 4 या 5 होते हैं। उसकी जगह चेंज इन नंबर हो, या चेंज इन नंबर ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स ऑफ द फ्लावर। सेपल्स और पेटल्स याद है? सेपल किसी भी फ्लावर में जो नीचे हरे हरे होते हैं, जिनसे एक्चुअल कली बंद होती है, और जो फ्लावर में ये निकलते हैं, क्या हिंदी में क्या कहते हैं? पंखुड़ियाँ पेटल्स होते हैं। कभी भी आप ध्यान से चेक करना, किसी भी फ्लावर के पेटल फिक्स होते हैं। अलग अलग फ्लावर से, जैसे कॉमन फ्लावर बताया, सबसे कॉमन फ्लावर बताता हूँ, लगभग हर घरों के आंगन में कभी ना कभी लगा होता है। आपने ध्यान दिया होगा, पर्पल कलर का फूल आता है, छोटा सा पोहा, वाइट भी आते हैं, पर्पल कलर का आता है। इतनी बड़ी बड़ी छोटी पत्तियां होती हैं, वैसे उसको हिंदी में 12मासी कहते हैं, तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। और उसमें आप देखना ऐसी पत्तियां होती हैं, है ना? चलो, मैं 4 ही बनी गलती से, एक्चुअली उसमें 5 होती है। कहीं चेक करना, ऐसे ही होता है ना, एक पत्ती इधर, एक पत्ती इधर, एक इधर और एक इधर। आप चेक कर लेना, ऐसे पेटल 5 होंगे। पर्पल वॉयलेट कलर का होता है, सबने देखा है ना। इसी में एक वाइट वाला भी आता है। और आप चेक करना, इनके पेटल फिक्स हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है किसी चेंज की वजह से इनके पेटल 4 हों, किसी एक प्लांट के 4 हो जाए, या किसी के 6 हो जाए। तो जो चेंज इन नंबर ऑफ पेटल्स है, ऐसे आप रोज़ उठा लेना, उसके गिनना, मुझे नंबर इस समय याद नहीं है क्योंकि बायोलॉजी मेरा वैसा मेन सब्जेक्ट नहीं है। नंबर ऑफ पेटल्स फिक्स होते हैं एक प्लांट के, एक स्पीशीज़ के फ्लावर में। अगर उनमें चेंज हो रहा है तो ये क्या कहलाता है? ये आपके कौन से वेरिएशन कहलाते हैं? ये कहलाते हैं मेरिस्टिक। इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया कि ऐसा नहीं करना तुम सोचो कितनी पंखुड़ियाँ हो जाएंगी, कभी 3, कभी 4, कभी 8। नहीं, इस फूल को आप कभी भी चेक करना, 5 ही निकलेंगी। और सबसे आसान है इसको काउंट करना। रोज़ पकड़ा दूंगा तो गिनती ही भूल जाओगे, यहाँ तक आते आते। मैरी गोल्ड पकड़ा दो तो आदमी पागल हो जाएगा, है ना? देन अब इस कंटिन्यूस वेरिएशन से आपके क्या होंगे? ये जो आपके कंटिन्यूस वेरिएशन हो रहा है, ध्यान देखना, इसका रीज़न क्या होगा? न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, या तो कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन कुछ नया हो गया होगा, या फिर ध्यान देखना क्या हुआ होगा? क्रॉसिंग होगा।
इधर से उधर से मेल फीमेल अलग प्लांट रहे होंगे, उनकी वजह से ये चेंज आएंगे। तो क्या ये क्लियर है वेरिएशंस? अब डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कौन से होंगे? डिसकंटिन्यूअस ध्यान देखना वो होंगे जो लार्ज स्केल होंगे और कैसे होंगे, लार्ज डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस। डिस्टिंक्ट मतलब समझ में आ रहा होगा, जो बिल्कुल स्पष्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब मैं बताता हूँ, डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है बिल्कुल साफ साफ एकदम दिखेंगे, समझ में आ रहा है। फ्रॉम द पेरेंट एंड टर्म्ड एज म्यूटेशंस और स्पोर्ट्स। इनको काय के नाम से जाना जाता है? म्यूटेशन के नाम से भी जाना जाता है। म्यूटेशन वर्ड कहाँ से आता है? जैसे बताओ म्यूटेंट, आपने अगर हॉलीवुड की पिक्चर में देखें कई बार म्यूटेंट्स वर्ड आते हैं, निंजा टर्टल वाला। और कई बार हॉलीवुड में देखो मछलियों वाली पिक्चर है, उसमें एक भयानक शार्क दिखाई जाती है और वो काय से बनाई गई? बोले लैब में बनाई गई, रेडिएशन से नॉर्मल शार्क से 4 गुना हो गई। स्पाइडरमैन म्यूटेंट है, हल्क म्यूटेंट है, समझ आ रहे हैं। स्पाइडरमैन के मम्मी पापा नॉर्मल आदमी थे, लेकिन रेडियो एक्टिव मकड़ी ने बेचारे को काट लिया। अरे बेचारा नहीं रहा, वो अच्छा बेचारा बना देता है। समझ आ गया? तो आपको समझने के लिए सफिशिएंट है। ये इस टाइप के जो चेंजेस आते हैं एकदम अलग, डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस होंगे फ्रॉम पेरेंट और ऑफ स्प्रिंग में आपको अंतर साफ नजर आएगा ये। और दीज आर स्टेबल एंड हेरिटेबल। ये आपके कैसे होंगे? स्टेबल होते हैं और फिर आगे एक नई जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी नई टाइप की। क्या कह रहा है? इट इज ए जर्की प्रोसेस। जर्की प्रोसेस मतलब समझ में आता है? जर्क माने झटका, यानी जो हम कह रहे हैं जो एक स्पीशीज चली आ रही थी वो ध्यान देखना एक झटके के साथ अचानक से चेंज हो गई। जैसे एक अब नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, हिरोशिमा और नागासाकी। पहले हम बताते उसमें स्वस्थ मनुष्य होते थे अपने जैसे, लेकिन एक बॉम्ब गिरा, जर्क झटका सा लगा, अब वहाँ जो पॉपुलेशन है वो शहर की, वो आप देखेंगे फिजिकली और मेंटली रिटार्डेड है। अब जो जनरेशन है उन लोगों की हो गई। क्यों हो गई? तो ये चेंज धीरे धीरे नहीं हुआ, ये चेंज सडन चेंज है और डिस्टिंक्ट है, साफ दिखेगा। पेरेंट और ये बच्चे, इनमें एकदम अंतर। क्या है मेरी बात क्लियर हो जाती है? हाँ है ना, बढ़िया। इसमें भी 2 तरह के होंगे, कौन कौन से? एक सब्सटेंटिव और एक मैरिस्टिक। सब्सटेंसिव और मैरिस्टिक याद है? मैरिस्टिक यानी जो पार्ट पे डिपेंड करेंगे, बॉडी पार्ट ही बदल गए हों। हाँ, ऑर्गन लेवल चेंज समझ सकते हैं, बढ़िया। ये बेहतर वर्ड है, ऑर्गन लेवल चेंज। 5 की 6 उंगलियां हो जाना या ऐसा कुछ जो हम पहले कह रहे थे। और सब्सटेंटिव कौन से कहलाते हैं? बाहरी रंग रूप में चेंज। रंग रूप मतलब समझ आ रहा है ना, जो भी आकार आकृति इसको कह लो। बस एक ये तो शब्द वही हैं जो पहले भी ले रहे थे। सब्सटेंसिव कौन होंगे? ये अफेक्ट करता है साइज को, वेट को, शेप को, कलर को। तो मैंने कहा था रंग रूप, इसलिए बेहतर वर्ड मैंने दे दिया। जैसे हॉर्नलेस वैरायटी ऑफ कैटल्स की जो हम कहते हैं गाय हैं, इसके हॉर्नलेस मतलब बिना सींग वाली वैरायटी। या शॉर्ट लेग्ड एनकॉर्न शीप, जो भेड़ है छोटे पैर वाली, वो देखी होंगी भेड़ अच्छी। वैसे ऐसा डॉग भी देखा होगा शायद, फिर उसमें टीवी वगैरह उसमें डॉग बढ़िया मोटा तगड़ा, और पैर देखोगे इतने इतने से देखेंगे, देखा अलग ही दिख जाते हैं। हेयरलेस वैरायटी इन डॉग्स, गंजे कुत्ते। तो ये कहाँ से आएंगे ध्यान देखना, हेयरलेस डॉग ध्यान देखना। जैसे हिरोशिमा की बात कर रहा हूँ, वहाँ के डॉग्स आप देखना हेयरलेस डॉग्स मिलेंगे। अब वो उनके पेरेंट्स बढ़िया थे बाल वाले, और सडन म्यूटेशन हो गया, ये जो नई प्रजाति निकल आई ये कौन सी है? सब्सटेंटिव है। और सबसे बड़ी बात ये वेरिएशन कौन सा है? डिसकंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ, धीरे 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 हुआ अचानक से। और मेरिस्टिक क्या होगा? दीज वेरिएशंस ब्रिंग अबाउट चेंज इन नंबर ऑफ सर्टेन पार्ट, या आप कह सकते हैं बॉडी ऑर्गन्स। कितनी देर में होगी? क्यों, क्या हो गया? जानवी के पापा आए हैं। उनसे कह दो अंदर बैठ जाओ, उनसे बोला चाचा अंदर बैठो। ठीक, सर्टेन पार्ट्स इन ऑर्गन, इसमें क्या होगा? मोर देन डिजिट्स इन फिंगर्स और टोज, जो ये बात कर रहे थे, ये हो सकते हैं। ये वेरिएशन समझ में आ जाते हैं, हाँ या ना?
क्या कॉजेज हो सकते हैं? इसके भी कॉजेज वही हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, मेन गड़बड़ वही होगी, डीएनए में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ होगा। ऑल्ट्रेशन इन द केमिकल नेचर ऑफ जीन, केमिकल नेचर ऑफ जीन याद आ रहा होगा, केमिकल डीएनए होता है। चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर बदल गया हो, नंबर बदल गया हो, या रेडिएशन और केमिकल्स, इनसे भी म्यूटेशन हो जाता है। तो वेरिएशन तो जरा सा आप पढ़ लेंगे, हाँ ना मुझे बताएं। बस इसके आगे हम पढ़ेंगे वेरिएशन का महत्व, और वेरिएशन का मैं एक में सिंपल सा महत्व बता देता हूँ। सबसे मेन इम्पोर्टेंस क्या है वेरिएशन की? सर्वाइवल, बेस्ट वर्ड है। अपने एनवायरनमेंट, अपनी परेशानी, अपने झंझटों के मुताबिक आप अपने आप को ढालते हैं, और अपने सर्वाइव करने के लिए ये क्या चीज़ कहलाती है? एडेप्शन। एडेप्ट करना मतलब जैसा मौसम है, जैसी परिस्थितियाँ, उनके अनुकूल अगर आप बन रहे हैं तो एडेप्ट करने के लिए, अपने बचे रहने के लिए आपकी बॉडी में धीरे धीरे वेरिएशंस होते ही हैं। इनको अपन अगले टर्न पे फिर मज़े से ले चलेंगे, और हेरिडिटी लगभग आधे से ऊपर निपटा मारेंगे। ठीक है।